नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? अंकित, हेमंत, नरेंद्र, अनूप, टोटाराम और प्रमोद, अरबाज, उत्कर्ष, आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। और भाई आपका रिवीजन तो बढ़िया चल ही रहा होगा। तो आपको पता है कि वर्धन वंश कल मैंने स्टार्ट किया था हिस्ट्री में, उसी को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब बताएं आप सभी कैसे हैं? कल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि आज की आपकी क्लास 12 बजे से होगी, ठीक है, क्योंकि कोई और क्लास नहीं थी, इस वजह से मैंने क्लास को 12 बजे शेड्यूल करा लिया। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी जो क्लास है वो सैटरडे तक लूंगी बेटा, क्योंकि मुझे मिड जनवरी तक या जनवरी 20 तक आपका कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी क्लासेस, मेरी क्लासेस का मुझे पता है कि सैटरडे भी होगी, ठीक है। तो आप सभी लोग उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग जो है क्लास में आ चुके हैं और हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि कल मैंने वर्धन वंश में आपको थोड़ा सा जो है बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था। अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो मैंने आपको बताया था कि इस वंश को हम पुष्यभूति वंश या पुष्यभूति डायनेस्टी, या फिर हम कह सकते हैं इसको वर्धन वंश, ठीक है, या वर्धन डायनेस्टी, आप कुछ भी आप बोले, एक ही बात है। अब मैंने आपको बताया था कि इसे पुष्यभूति वंश क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फाउंडर था इसका, उसका नाम आप मुझे बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर मैंने बताया था कि इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक था यानी फेमस रूलर, ठीक है, वो कौन था, तो आप उसका भी नाम मुझे बताएंगे। प्रसिद्ध शासक कौन थे, फेमस रूलर यहाँ पर कौन थे, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे, ठीक है। जितना मैंने बताया है सबका आंसर आप ही देंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि जो इस वंश के प्रसिद्ध शासक थे उनके 3 बच्चे थे, 3 बच्चे, जिनमें से एक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक बड़े बेटे थे इनके और उनका नाम आप मुझे बताएंगे, एक छोटे बेटे थे उनका भी नाम आप मुझे बताएंगे, और प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया था कि एक इनकी पुत्री थी, उनका नाम भी आप मुझे बताएंगे। और मैंने बताया था कि प्रभाकर वर्धन की वाइफ जो है, ठीक है, नाम मैंने ले ही दिया, इनकी वाइफ का नाम भी आपको मैंने कल बताया था। अब मैं यहाँ पे इतना बताने के बाद पहले आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगी, देन फिर मैं आपको लिखवाना शुरू करूंगी। वेरी गुड मैम। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इस वंश में जो फाउंडर या संस्थापक, उसका नाम था पुष्यभूति, इसलिए मैम इसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक थे वो थे मैम आपके प्रभाकर वर्धन जी, और इसीलिए इस वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। और जो प्रभाकर वर्धन हैं, जब हम इनकी बात करते हैं तो इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से इनके बड़े बेटे का नाम है राज्यवर्धन, इनके छोटे बेटे का नाम है हर्षवर्धन, जो इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ है। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, हर्षवर्धन। इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है राज्यश्री। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनकी वाइफ जो है उनका नाम बताया था मैम आपने यशोमती। तो ये थी इनकी फैमिली। और इस फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको ये भी बताया था बच्चा कि वर्धन वंश की जो कैपिटल थी यानी कि राजधानी, तो मैंने बताया कि स्टार्टिंग में इनकी जो कैपिटल होगी वो होगी थानेश्वर। बताया था कि नहीं? मैंने आपको बताया था कैपिटल ऑफ वर्धन डायनेस्टी, कैपिटल, तो क्या बताया था मैंने आपको मैम? एक आपने हमें बताया था थानेश्वर, ठीक है। स्टार्टिंग में इनकी जो कैपिटल है वो क्या है, थानेश्वर। ये कहाँ पड़ता है मैम? ये पड़ता है बच्चा हरियाणा में। और उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ से इनकी जो कैपिटल है वो कहाँ पर ट्रांसफर होगी, कन्नौज में। कन्नौज कहाँ पर पड़ता है मैम? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये कन्नौज क्यों गई थी इनकी कैपिटल, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, स्क्रीन पे वीडियो चिपक रहा है, ठीक है, 1 मिनट, मैं वाईफाई चेंज कर देती हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। चलिए बेटा, मैंने अभी यहाँ पे वाईफाई चेंज कर दिया है। एक बार आप मुझे फिर से रिस्पांस देंगे अपना कि अभी ठीक चल रहा है या नहीं, ठीक है।
तो ये बच्चे मैंने आपको कल बता दिया था इतना, और मैंने बोला था कि इसके बाद में अब आपको आगे स्टोरी सुनाऊंगी, देन फिर मैं आपको लिखवाऊंगी। अब मुझे पहले आप ये बता दीजिए थम्स अप करके कि अभी ओके है, क्योंकि वाईफाई मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है, और वीडियो को रिफ्रेश भी कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आप भी एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। फटाफट से एक बार रिफ्रेश करें वीडियो को और मुझे बताएं कि क्या अभी सब कुछ ओके है। अगर सब कुछ ओके है तो प्लीज़ अब ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। इतना मैंने बेटा आपको कल ही बता दिया था। ये एक तरीके से कल का रिवीजन है। अब आप सुनेंगे यहाँ पर मेरी बात को बहुत अच्छे से, और आपको क्या सुनना है, सुननी है पहले कहानी। देखो बेटा, जो प्रभाकर वर्धन है ये इस वंश में आपके कह सकते हैं कि पहले प्रसिद्ध शासक हुए थे। और अगर मैं आपसे प्यारे बच्चे यहाँ पर आपसे बात करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपके जो प्रभाकर वर्धन है उनकी मृत्यु हो जाएगी बीमारी के कारण। ध्यान से सुनते रहिएगा। उनकी मृत्यु किस कारण से होगी तो आप कहोगे कि मैम बीमारी के कारण। उनको एक ऐसी बीमारी होगी जिसका उस समय के जो वैद्य हैं वो कोई इलाज नहीं कर पाएंगे, और ये बात जब उनकी वाइफ को पता चलेगी, जिनका नाम है यशोमती। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मैम यशोमती। तो इनकी वाइफ को जब ये पता चलेगा कि इनके पति जो प्रभाकर वर्धन जी हैं वो ठीक नहीं हो पाएंगे, तो प्यारे बच्चे ये क्या कर लेंगी, ये कर लेंगी आत्मदाह। मैम आत्मदाह किसको कहते हैं? सेल्फ इमोलेशन। क्या होता है? सेल्फ इमोलेशन को कहते हैं आत्मदाह। इंग्लिश में कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, सेल्फ इमोलेशन यानी कि आत्मदाह करना, मतलब अपने आप को जलाकर मार देना। क्यों किया था मैम यशोमती ने आत्मदाह? क्योंकि ये चाहती थी कि इनके पति से पहले ये मरे, इनके पति नहीं मरे, तो इन्होंने आत्मदाह किया और प्रभाकर वर्धन जी की मृत्यु बीमारी के कारण हो गई थी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई, क्या दिक्कत आ रही है ये बताइए। मुझे ये भी तो पता होना चाहिए दिक्कत आ कहां रही है। अभी तो रिस्पॉन्स लिया था आप लोगों से। कहां दिक्कत आ रही है ये बताइए। पहले मुझे ये बताइए अब दिक्कत कहां आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है मैम, बढ़िया चल रहा है, कुछ भी नहीं है, ओके है। तो ये बताइए कि जो आप यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसा करते रहते हैं बीच बीच में कि ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, बेटा एक बार अपनी तरफ से भी चेक कर लिया करें। क्यों ऐसा करते हैं आप? इससे आपका टाइम खराब होता है। मैं आपको स्टोरी सुना रही हूं अभी, है ना, ये तो बहुत गलत बात है। अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम होगी तो फिर सबको होनी चाहिए। बेटा सैटरडे को मुझे क्लास कराना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपका सिलेबस जनवरी मिड या जनवरी 20 तक कंप्लीट करना है, और उसका एक कारण है, ठीक है। और आप उसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कोऑपरेट करेंगे। मेरी तरफ से अब कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि मेरी तरफ से दिक्कत होने पर कोई भी क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि सब ठीक है, जबकि यहाँ ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि मैम सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लीज आप पढ़ लीजिए। तो प्रभाकर वर्धन जी की मृत्यु कैसे हुई? बीमारी के कारण, और उनकी वाइफ जो है उनसे पहले ही मर गई थी आत्मदाह करके। आत्मदाह करना होता है अपने आप को अग्नि में प्रवेश करके मार डालना, ठीक है। फिर उसके बाद में इनके जो बेटे हैं राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। तो जो राज्यश्री हैं प्यारे बच्चे, इनकी शादी हो जाती है कन्नौज के शासक से। कन्नौज जो कि यूपी में पड़ता है, उस समय काफी प्रसिद्ध था, ठीक है। तो राज्यश्री का विवाह होता है कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से। अब क्योंकि कन्नौज बहुत फेमस था, तो जो ग्रहवर्मा वहां के शासक हैं उनकी हत्या कर देगा मालवा का शासक देवगुप्त, और देवगुप्त की जो सहायता करेगा वो करेगा गौड़ नरेश शशांक। एक व्यक्ति है शशांक और एक व्यक्ति है देवगुप्त। ये दोनों मिलकर किसको मार डालेंगे? राज्यश्री के पति ग्रहवर्मा को मार डालेंगे, और राज्यश्री को देवगुप्त कैद कर लेगा, अपने कैद में रख लेगा और कन्नौज पर अधिकार कर लेगा। अब जैसे ही ये बात राज्यवर्धन को पता चली, तो राज्यवर्धन जो है वो बहुत गुस्से में आ गया कि भाई मेरे बहनों ही को मार दिया, मेरी बहन को किडनैप कर लिया। तो राज्यवर्धन किससे बदला लेने जाएगा? देवगुप्त से, और देवगुप्त की हत्या कर देगा। फिर जिसने साथ दिया उसका नाम क्या है? मैम शशांक है।
ठीक है, शशांक है। और प्यारे बच्चे, जब शशांक यहां पर जो है देवगुप्त का साथ देता है, तो राज्यवर्धन शशांक को भी ढूंढता है मारने के लिए कि उसको भी मारना है, लेकिन शशांक राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। तो राज्यवर्धन भी मर गए, प्रभाकर वर्धन भी मर गए और ग्रहवर्मा भी मर गए। तो अब यहां पे बचे हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन को इनके भाई की जानकारी मिलती है एक दूत से जिसका नाम है कुंतल। कुंतल नामक दूत, जिसे हम मैसेंजर कहते हैं इंग्लिश में, वो जाकर हर्षवर्धन को बताता है कि आपके भाई की मृत्यु हो चुकी है। तो जिम्मेदारी किस पे आ गई? हर्ष पे। और प्यारे बच्चों, आपको यह भी बता दूं कि जब हर्ष पे जिम्मेदारी आई तो हर्ष की उम्र मात्र 16 वर्ष की है, और हर्षवर्धन इस जिम्मेदारी को लेने से बहुत डर रहे थे क्योंकि काफी उथल पुथल उनके परिवार में हो चुकी थी। और हर्षवर्धन ने फिर क्या किया? हर्षवर्धन जो है शासक बने, और हर्षवर्धन जब शासक बने तो इन्हें क्या करना था? मैम राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला लेना था। किससे? मैम शशांक से। तो हर्षवर्धन ने राज्यवर्धन की हत्या करी, अपनी बहन को ढूंढा और कन्नौज पर अधिकार किया, और कन्नौज को अपनी बहन को सौंपा। इनकी बहन ने कहा कि नहीं भैया, नहीं भैया, मैं कन्नौज पे अकेले शासन नहीं कर पाऊंगी, तुम्हें मेरे साथ शासन करना होगा। और वहां की जनता ने भी हर्ष से अनुरोध किया। तब जाकर प्यारे बच्चे हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो कहानी समझ में आई? अब कुछ तो आपको सुन के समझ में आई होगी और कुछ अब आपको लिखकर समझ में आ जाएगी। तो अब यहां पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे और हम यहां पे देखेंगे कि मैम जो राज्यश्री हैं, ठीक है, पहले लिखेंगे प्रभाकर वर्धन जी की मृत्यु कैसे हो गई थी। तो मैम इनकी मृत्यु हुई थी बीमारी के कारण। इनको बीमारी थी जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, बीमारी के कारण। और इनकी जो वाइफ है यशोमती, मैम इन्होंने किया था आत्मदाह। आत्मदाह के कारण मृत्यु हुई थी, आत्मदाह के कारण मृत्यु। सेल्फ इमोलेशन, आप लिख लीजिए इसकी भी इंग्लिश, सेल्फ इमोलेशन। ठीक है, खुद को आग में झोंक दिया था इन्होंने। सेल्फ इमोलेशन, आत्मदाह के कारण मृत्यु। तो यहां पर इनकी भी मृत्यु का कारण आपको पता चला। अब बेटा जी आप देखेंगे कि इनकी जो बेटी है राज्यश्री, मैं इनके बारे में बात करूंगी। तो राज्यश्री के बारे में आप जरा यहां पे लिखेंगे। जो राज्यश्री है इनकी बेटी, प्यारे बच्चे, राज्यश्री, इनका विवाह किसके साथ हुआ? मैम राज्यश्री का विवाह हुआ था कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ में। कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ, ग्रहवर्मा के साथ में हुआ था, ग्रहवर्मा के साथ। ठीक है, तो पति का नाम क्या है? ग्रहवर्मा, और कहां के शासक हैं ये? कन्नौज के। मैम कन्नौज इतना प्रसिद्ध क्यों था? उसकी प्रसिद्धि का क्या कारण था? क्या कारण था उसकी प्रसिद्धि का? तो प्यारे बच्चे इसकी प्रसिद्धि का कारण था यहां पर कि भाई कन्नौज जो है वो गंगा घाटी में था। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी जगह जो गंगा के किनारे या नदी के किनारे हुआ करती थी, प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो वो जगह आपकी उस समय काफी प्रसिद्ध हुआ करती थी, क्योंकि गंगा के किनारे अगर कोई नगर है तो वो अपने आप उसमें जो है विकास होने लगेगा। क्योंकि वहां पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपके यहां पर हाँ, जो कन्नौज है वो गंगा घाटी के किनारे है, तो वहां पर व्यापार अच्छे से होगा, वहां पे कृषि अच्छी होगी, सिंचाई की सुविधा रहेगी, वहां पर आपके और भी संसाधन आसानी से मिल जाएंगे। तो कन्नौज कहां पर हुआ करता था? मैम कन्नौज जो है वो गंगा घाटी में हुआ करता था। इस कारण इस कन्नौज को लेकर यहां पे हर शासक चाहता था कि कन्नौज पर हमारा अधिकार हो जाए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहां पे शादी हो गई। कन्नौज की प्रसिद्धि का कारण आप लिख सकते हो कि कन्नौज कहां पर था? कन्नौज मैम यूपी में, और ये कहां पर था? गंगा घाटी, गंगा घाटी में मैम ये था, गंगा घाटी में, इसीलिए ये काफी प्रसिद्ध था। अब ये जो ग्रहवर्मा है प्यारे बच्चे, इसकी क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी हत्या। हत्या कौन करेगा? तो मैम मालवा का शासक है, मालवा का शासक देवगुप्त, मालवा का शासक देवगुप्त।
ठीक है, तो मालवा के शासक देवगुप्त ने, ऐसे लिखेंगे, मालवा के शासक देवगुप्त ने, मालवा के शासक देवगुप्त ने, ठीक है, किसकी हत्या कर दी थी? तो आप कहोगे कि मैम हत्या की थी ग्रहवर्मा की, मालवा के शासक देवगुप्त ने, और इसका साथ दिया था, और इसका साथ दिया था, और इसका साथ दिया था गौड़ नरेश शशांक ने, गौड़ नरेश शशांक। मैम ये गौड़ नरेश, गौड़ कहां पड़ता है? बंगाल में। आप बंगाल भी कह सकते हो या गौड़ नरेश भी इसको कह सकते हो। यूपी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि शशांक कहां का शासक था, तो ये गौड़ नरेश था, ये आपको ध्यान रखना है। सूरज कुमार जी, आपने अपनी बात कह ली है, लेकिन मेरी बात भी आपको सुननी पड़ेगी कि मेरी मजबूरी है सैटरडे क्लास लेना, और मजबूरी का आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, आपकी भलाई के लिए ही किया जा रहा है। प्लीज, अगर टीचर बार बार एक बात कह रहा है तो आपको समझना चाहिए कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है, तो ग्रहवर्मा की हत्या किसने की है? देवगुप्त ने और शशांक ने मिलकर। ठीक, अब यहां पे जब हत्या हो गई तो बेटा ये बात पता चली राज्यवर्धन को, और देखिए यहां पर अब क्या हुआ मैम, जो देवगुप्त है, देवगुप्त की हत्या किसने कर दी? मैम देवगुप्त की हत्या कर दी राज्यवर्धन ने। ठीक है, राज्यवर्धन ने। और एक चीज और लिख लेना यहां पर कि इसको ग्रहवर्मा को मार दिया और देवगुप्त ने राज्यश्री को कैद कर लिया था, राज्यश्री को कैद कर लिया। ये भी आप यहां पर मेंशन कर देना, कैद कर लिया। अब जो देवगुप्त था इसकी हत्या किसने कर दी? राज्यवर्धन ने। और फिर प्यारे बच्चे, राज्यवर्धन की हत्या किसने कर दी? राज्यवर्धन की हत्या कर दी मैम शशांक ने, क्योंकि राज्यवर्धन शशांक को भी मारना चाहता था, तो शशांक ने राज्यवर्धन को मार डाला। ठीक है, अब यहां पे लिखिएगा राज्यवर्धन की हत्या का समाचार हर्षवर्धन को कुंतल नामक दूत ने दिया। कुंतल नाम था इसका, कुंतल नामक दूत ने दिया। दूत होता है बेटा जी मैसेंजर, दूत ने दिया कि आपके भाई की हत्या हो चुकी है। तो अब वर्धन वंश में प्यारे बच्चे कौन यहां पे बचा? कौन बचा है यहां पर? बताइए मुझे, अब कौन बचा है यहां पर? जल्दी से आपके क्वेश्चन का आंसर का अपने क्वेश्चन के आंसर का वेट कर रही हूं मैं। हर्ष बचा मैम, वेरी गुड। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं हर्षवर्धन, ये बचा मैम, और इसका शासनकाल 606 एडी से शुरू होगा। इसका क्यों याद रखना है? क्योंकि मैम यही सबसे प्रसिद्ध शासक है इस वंश का। और प्यारे बच्चे 647 एडी। अब जब हर्षवर्धन शासक बना है तो आप मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और मुझे यह बताइए कि हर्षवर्धन सबसे पहले क्या करेगा। मैम सबसे पहले तो हर्षवर्धन जो है अपनी बहन को ढूंढेगा और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेगा। किससे लेगा प्यारे बच्चे? आप कहोगे कि मैम शशांक से, क्योंकि शशांक ने ही उसके भाई की हत्या यहां पर की है। अब पहले से हम थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में जान लें कि बेटा जो हर्षवर्धन है
इसके अगर हम जन्म की बात करते हैं तो ये हुआ था 590 एडी में, यानी जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा तो इसकी आयु कितनी थी, लिखना 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा, 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा, यानी इस उम्र में इसने अपने साम्राज्य की जिम्मेदारी को संभाला। कितने वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में। जितने बच्चे पूछ रहे हैं कि शशांक कौन था, वो जरा ध्यान से देखें यहां पर, शशांक गौड़ नरेश, गौड़ एक जगह है, गौड़ बंगाल की एक जगह है। मैंने बोला था चाहे बंगाल बोल दो चाहे गौड़ नरेश, या तो कमेंट कर लो या टीचर की बात सुन लो, ठीक है। तो ये आप देखेंगे हर्ष का जन्म कब हुआ था, 590 एडी में। प्यारे बच्चे, हर्ष को क्या कहा जाता है, इसे शिलादित्य भी कहा जाता है, इसे शिलादित्य भी कहा जाता है। मैम इसे शिलादित्य क्यों कहा जाता है, किसने कहा है, तो कहा जाता है कि इसके समय पर, अभी मैं बताऊंगी कि एक चीनी यात्री आया था, मतलब चाइना से एक व्यक्ति यहां पर हमारे देश में भारत की यात्रा करने आया था, जिसका नाम है हेनसांग। और हेनसांग ने एक बुक लिखी है CU की, और उस बुक में हर्ष को उसने शिलादित्य कहा है, और कहने का कारण था कि भाई हर्ष काफी उदार किस्म का व्यक्ति था। तो इसलिए प्यारे बच्चे हम कह सकते हैं कि यहां पर इसे शिलादित्य कहा जाता है। कारण बताती हूं, लेकिन अगर आप नहीं सुनेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब देखो इसने क्या किया, सबसे पहले हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या की, शशांक की हत्या कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो जो इसका पहला काम था अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना, वो इसने कर लिया। और ये अपनी बहन को भी लगातार ढूंढ रहा था। ये किसको ढूंढ रहा था मैम, ये अपनी बहन को भी ढूंढ रहा था, ठीक है। अब आगे देखिए क्या आगे हमें पता करना है कि बहन को ढूंढा कि नहीं ढूंढा। लिखिएगा, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढा, अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढा, जो आत्मदाह करने जा रही थी, जो आत्मदाह करने जा रही थी। अब जब इसने इसको ढूंढ लिया तो इसने कहा कि बहन कन्नौज तुम्हारी अमानत है, मैं कन्नौज तुम्हें देता हूं। कन्नौज किसकी अमानत है मैम, इसने कहा हर्षवर्धन ने कि बहन कन्नौज तुम्हारी अमानत है और मैं कन्नौज तुम्हें देता हूं। राजश्री ने कहा कि भैया मैं अकेले शासन नहीं कर पाऊंगी, और आपका कन्नौज की जनता ने भी हर्ष से अनुरोध किया कि आप यहां का शासन संभालें। तो प्यारे बच्चे, आपने यहां तक की चीजें देखी। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर मैम जब हर्ष से रिक्वेस्ट किया गया तो हर्षवर्धन ने क्या किया मैम, इसने राजधानी ये कहां ले आया, इसने राजधानी यानी कि जो कैपिटल है, राजधानी यानी कि जो कैपिटल है वो इसने क्या बना दी मैम, अब इसने थानेश्वर से ट्रांसफर कर दी और इसने कैपिटल बना दी कन्नौज यूपी। ये हर्षवर्धन के जीवन से जुड़ी हुई पूरी कहानी थी। अब हम पढ़ेंगे कि हर्षवर्धन के समय और क्या क्या चीजें हुई थी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करती हूं तो हर्षवर्धन ने जो नॉर्थ इंडिया था, उत्तर भारत, वहां पर अपने साम्राज्य का बहुत अच्छे से विस्तार किया था, लेकिन अब उसको दक्षिण में विस्तार करना था, दक्षिण भारत की तरफ उसको बढ़ना था। लेकिन हर्षवर्धन, प्यारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जब हर्षवर्धन ने
हर्ष लिख रही हूं मैं केवल, जब हर्ष ने दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। विस्तार मतलब एक्सपेंड करना, एक्सपेंड ऑफ एम्पायर, एक्सपेंड ऑफ एम्पायर, साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। उस समय दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन सेकंड का शासन था। पुलकेशिन सेकंड का शासन था। और जब आप सोचो कि दक्षिण में ऑलरेडी दूसरा शासक है, तो क्या वो हर्ष को विस्तार करने देगा? क्योंकि विनोद कुमार जी राजश्री कैद से भाग गई थी, राजश्री कैद से भाग गई थी, ठीक है। इसीलिए जब वो कैद से भाग गई थी तो वो आत्मदाह करने जा रही थी, खुद को खत्म करने जा रही थी, क्योंकि उसका पति खत्म हो चुका था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब इसने विस्तार करना चाहा तो किस वंश का शासन था? चालुक्य वंश का। इसका शासक कौन था? पुलकेशिन सेकंड। जैसे ही हर्षवर्धन दक्षिण भारत की तरफ बढ़ा तो यहां पे क्या हुआ मैम? हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच युद्ध हुआ। हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच क्या हुआ? पुलकेशिन सेकंड के बीच युद्ध हुआ, और आपको मैं बता दूं कि यह युद्ध कहां पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। और इस युद्ध में प्यारे बच्चे हर्षवर्धन की हार और पुलकेशिन सेकंड की जीत हुई थी। हर्षवर्धन की हार और पुलकेशिन सेकंड की क्या हुई थी? जीत हुई थी। यानी हर्षवर्धन दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया, क्योंकि पुलकेशिन सेकंड ने उसे हरा दिया। और मैम इसका वर्णन कहां पर किया गया? ये कैसे पता चला कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को हराया था? तो प्यारे बच्चे, इसकी जो जानकारी हमें मिलती है, इस पूरी घटना की जानकारी हमें मिलती है ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से मिलती है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और ऐहोल इंस्क्रिप्शन की रचना किसने की है? तो मैम वो की है रवि कीर्ति जी ने। रवि कीर्ति जी कौन थे मैम? तो ये थे प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो पुलकेशिन सेकंड के दरबारी कवि, पुलकेशिन सेकंड के दरबारी कवि। तो इन्होंने इसमें लिखा है कि हर्ष को किसने हराया था? मैम हर्ष को हराया था पुलकेशिन सेकंड ने। कोर्ट पॉइंट ऑफ पुलकेशिन सेकंड। इन्होंने इसको लिखा है और इसमें ये पूरी जानकारी दी थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं कि मैम अगर हम यहां पे बात करते हैं तो एक और क्वेश्चन हर्षवर्धन के समय से आता है, और वो क्वेश्चन आता है, लिखिएगा, चीनी यात्री हैन सांग, चीनी यात्री ह्वेन सांग इसी के समय भारत आया और इसी ने हर्ष को शिलादित्य कहा था अपनी बुक में।
अब भाई हमें मैम ये बताओ कि हैंडसाम भारत क्यों आया, क्या कारण था। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले तो ध्यान रखना कि जो हैंडसांग है इसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रही हूं। तो हैंडसांग के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि ये इसे कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ प्रिविलेज, यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ प्रिविलेज इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो हैंडसांग को कहा जाता है। फिर दूसरा है कि भाई इसकी बुक बताओ कौन सी थी। इसकी बुक थी बेटा जी सी यू की। मैम ये क्या करने भारत में आया था, तो मैम ये नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने, अध्ययन यानी कि स्टडी। अब नालंदा विश्वविद्यालय में किसका अध्ययन कराया जाता था, ये आप बताएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था। किस चीज का अध्ययन करने आया था, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की किस शाखा से जुड़ा हुआ था। दोनों का आंसर आप देंगे क्योंकि आपकी नोटबुक में दोनों का आंसर है। मैंने बताया था कि कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया था और नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की किस शाखा का अध्ययन कराता था। बिल्कुल सही है मैम, बौद्ध धर्म की शिक्षा, लेकिन बेटा किस शाखा की। ठीक है, अध्ययन करने आया था किसका, तो आप कहेंगे मैम बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया था। और बौद्ध धर्म की किस शाखा से, वेरी गुड मैम, महायान शाखा से। किस शाखा से जुड़ा हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय, महायान शाखा से। यह आपने हमें कल बताया था, महायान शाखा से जुड़ा हुआ था मैम। और ये जो महायान शाखा है, जब हम इसकी बात करते हैं तो आप एक और चीज ध्यान रखना कि इस शाखा का इसने यहां अध्ययन किया, और जिस समय पर ये भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया है, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति यानी कि वाइस चांसलर कौन हुआ करते थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहां पर, अगर मैं आपसे आगे बात करती हूं तो आप लिखेंगे यहां पर कि इस समय पर नालंदा विश्वविद्यालय जब यह अध्ययन करने आया था तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, यानी कि वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो कहा जाता है इस समय कुलपति थे यहां पर शील भद्र। और यहां पर आपके शिक्षक और छात्र यानी कि जो आपके टीचर्स हुआ करते थे और मैम यहां पर जो आपके स्टूडेंट्स हुआ करते थे, उनका रेशो कितना था, मतलब एक शिक्षक कितने छात्रों को पढ़ाता था। तो प्यारे बच्चे, एक शिक्षक हुआ करता था और 5 छात्र हुआ करते थे। 1:5 का रेशो यहां पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं कि ये जो हैंडसांग है, हैंडसांग की जीवनी किसने लिखी है, तो हैंडसांग की जीवनी को कहते हैं बेटा जी बायोग्राफी। क्या कहते हैं आप, बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं मैम, जो व्यक्ति खुद लिखता है। ठीक है, इसे लिखा था बेटा जी व्हीली ने लिखा, व्हीली ने लिखा। और हैंडसांग ने स्यूकी में क्या लिखा, तो हैंडसांग ने जो भारत की यात्रा की थी उस पूरे वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत यानी पूरी अपनी यात्रा के बारे में उसने अपनी बुक में लिखा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैंडसांग की जीवनी किसने लिखी थी, तो आप कहेंगे मैम व्हीली ने लिखी थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। लिखिए, ये लिखिए बेटा, लिखने का समय दे दिया है, लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी।
लिखकर बताइए फटाफट, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, हो गया। चलिए, अब इसको आप नोट कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं आगे बताती हूं आपको, लिखिएगा। हर्ष के दरबारी कवि, कोर्ट पॉइंट ऑफ हर्ष, कौन थे बेटा जी? तो वो थे यहां पर बाण भट्ट। बाण भट्ट। और बाण भट्ट ने प्यारे बच्चे दो रचना की हैं, जो काफी फेमस है, वो बता रही हूं इनकी दो रचना। एक का नाम है हर्षचरित, जिसमें इन्होंने हर्ष की जीवनी लिखी है। हर्षचरित क्या है? हर्ष की जीवनी। बायोग्राफी ऑफ हर्ष किसने लिखी है हर्षचरित के नाम से? बाण भट्ट जी ने। और इनकी एक बुक है बेटा जी, कादंबरी। ये दोनों बुक बहुत फेमस हैं और ये इन्होंने ही लिखी हैं। अब आगे सुनिए बेटा, एक इतिहासकार हैं शोढल। शोढल ने हर्ष को साहित्यिक हर्ष कहा। साहित्यिक हर्ष कहा। क्यों कहा मैम साहित्यिक हर्ष? क्या कारण है कि हर्ष को साहित्यिक हर्ष कहा गया? हम ये जानना चाहते हैं कि इसे साहित्यिक हर्ष क्यों कहा गया। क्योंकि हर्ष को साहित्य में बहुत इंटरेस्ट था। और प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं तो हर्ष ने क्या किया है? हर्ष ने 3 नाटक लिखे हैं। कहा जाता है 3 नाटक लिखे हैं, जिनमें से एक नाटक देखिएगा, नाटक को कहते हैं ड्रामा। एक लिखा है नागानंद, एक लिखा है प्रियदर्शिका, और एक लिखा है बेटा जी रत्नावली। रत्नावली। ये 3 नाटक किसने लिखे हैं मैम? ये 3 नाटक हर्ष ने लिखे हैं। और क्योंकि हर्ष को साहित्य में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत इसकी रुचि थी साहित्य में, लिटरेचर में, इसीलिए शोढल ने इसे साहित्यिक हर्ष कहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपको बता दूं कि जब हर्ष शासक था, तो हर्ष के समय बेटा प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था हर 5 साल पे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया यूपी में कि हर्षवर्धन के किस महामोक्ष परिषद में हैंसांग ने भाग लिया था? तो 6वीं महामोक्ष परिषद में। अब महामोक्ष परिषद क्या होती थी प्यारे बच्चे? जिसमें आपके बड़े बड़े राजा महाराजा आकर भाग लेते थे। और यहाँ पर जो है एक तरीके का परिषद क्या होता है? काउंसिल, मतलब बैठकर यहाँ पे बातचीत करना, चर्चा करना, ये आपको ध्यान रखना है। शिवम कह रहे हैं आज प्राचीन भारत को फिनिश कर दो। इतना डाइजेस्ट कर पाओगे? मैं तो खत्म करा दूंगी। आज नहीं कराऊंगी तो कल क्लास करा के जो है लगा कर करवा दूंगी। एक दिन एक्स्ट्रा क्लास ले ली तो बेटा इतना ऑब्जेक्शन हो रहा है, और आप कह रहे हो कि आज पूरा एंशिएंट खत्म कर दो, है ना? इतना कहाँ डाइजेस्ट हो पाएगा? तो देखिए आगे लिख रही हूं मैं, आपसे उम्मीद करती हूं कि इतना आपने लिख लिया होगा। लिख लिया हो तो थम्स अप करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, हो गया। चलिए, अब यहां पे लिखिएगा हर्ष के समय प्रयागराज में
प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष, एवरी 5 ईयर्स, प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था, का आयोजन किया जाता था। ठीक है, कितने सालों पर? प्रत्येक 5 वर्ष पर। अब आगे लिखिए, ह्वेनसांग ने ह्वेनसांग ने 6वीं महामोक्ष परिषद, 6वीं महामोक्ष परिषद में भाग लिया। ठीक है, यही क्वेश्चन बना है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन चुका है। आगे सुनिए, उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं, लिखिएगा, हर्ष शुरुआत में शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था, यानी भगवान शिव की पूजा करता था, उपासना करता था, अनुयायी था। लेकिन ह्वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी बन गया, महायान शाखा का अनुयायी बन गया, अनुयायी बन गया, यानी इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये बुद्धिस्ट हो गया, बौद्ध धर्म को इसने अपनाया, लेकिन कब? ह्वेनसांग से मिलने के बाद। स्टार्टिंग में ये भगवान शिव का उपासक था, भगवान शिव की पूजा करता था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, हर्ष के समय कुंभ मेले की शुरुआत हुई, कुंभ मेले की शुरुआत। अब जो कुंभ मेला होता है, तो आप यहां पे 3 नाम सुनेंगे। एक तो लगता है कुंभ, दूसरा लगता है अर्ध कुंभ, और एक अभी लगा था महाकुंभ। तो ये कितने कितने वर्षों पर लगते हैं? महाकुंभ। कुंभ कितने वर्षों पर लगता है? अर्धकुंभ कितने वर्षों पर लगता है? महाकुंभ कितने वर्षों पर लगता है? ये आपका यहां क्वेश्चन बन सकता है। तो मैम जो कुंभ मेला लगता है वो लगता है 12 वर्ष में, अर्धकुंभ जो लगता है वो लगता है मैम 6 वर्ष में, और महाकुंभ लगा था मैम 144 वर्षों में, इतने ईयर्स में। अब बात करते हैं कि जो कुंभ मेला है वो कहां कहां लगता है। मैम एक तो ये लगता है प्रयागराज में संगम पर, एक लगता है मैम ये हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी। एक लगता है मैम ये नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, और एक बार लगता है मैम ये उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी। ये आपका हो गया कुंभ मेला, ये हर्षवर्धन के समय पर ही लगा था।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपको यहां पे लिखवा दूं, हर्ष से रिलेटेड एक पॉइंट है बस, जो मैं इस तरफ लिख रही हूं, आप नीचे की तरफ लिख लेना। एक मिनट बेटा, जो मैं आपका लिख रही हूं इस तरफ, आप नीचे लिख लेना। हर्ष की सेना कैसी हुआ करती थी? तो मैम चतुरंगिनी। अब ये चतुरंगिनी क्या होता है? चतुरंगिनी मतलब बेटा जी जिस सेना के 4 अंग होते हैं, जिसमें 4 पार्ट की मिलिट्री, मतलब वो 4 अंग कौन कौन से होते हैं? हाथी होते हैं, ठीक है, देखिएगा, इसमें हाथी हो, घोड़े हो, ठीक है, रथ हो, और मैम पैदल सैनिक हो, और मैम पैदल सैनिक, पैदल सैनिक, पैदल सैनिक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे चलिए, अगर आपने लिख लिया हो बेटा तो एक बार थम्स अप कर दें। आगे चल सकते हैं, चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिएगा, हर्ष की मृत्यु के बाद, मृत्यु के लगभग 75 वर्ष बाद कन्नौज का शासक, कन्नौज का शासक यशोवर्मन बना, यशोवर्मन बना। ठीक है, क्यों यशोवर्मन बता रही हूं? क्योंकि यशोवर्मन की मृत्यु के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होगा। ठीक है, कौन शासक बना है? यशोवर्मन। अब लिखना, यशोवर्मन की मृत्यु के बाद, की मृत्यु के बाद कन्नौज के लिए 3 वंशों के बीच, 3 वंशों के बीच संघर्ष शुरू हुआ, संघर्ष शुरू हुआ, जिसे बेटा जी आप कहते हो त्रिपक्षीय संघर्ष। 3 वंशों के बीच क्या शुरू हुआ मैम? 3 वंशों के बीच संघर्ष शुरू हुआ, और इसीलिए हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये संघर्ष कितना चला? तो मैम ये संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला, लगभग 200 वर्षों तक चला। और ये किस किस के बीच चला था? वो 3 वंश कौन से थे? एक था बेटा जी गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, एक था राष्ट्रकूट वंश, और एक था बेटा जी पाल वंश। ये 3 वंश थे, और तीनों क्या करना चाहते थे? कन्नौज पर अधिकार। और इन तीनों के बीच इसको लेकर क्या शुरू हुआ था?
त्रिपक्षीय संघर्ष में यहां पर शुरू हुआ था, जो कहा जाता है लगभग 200 वर्षों तक चला था। ठीक है, अब बात आती है कि जिस समय ये आपका त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, ठीक है, उस समय कन्नौज का शासक कौन था? तो देखो, ध्यान से सुनना, जिस समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, उस समय कन्नौज का शासक, उस समय कन्नौज का शासक इंद्रायुध था। कौन था बेटा जी? कन्नौज का शासक इंद्रायुध था, इंद्रायुध। और इसे हराया वत्सराज ने, इसे हराया बेटा जी वत्सराज ने। अब ये मैम वत्सराज किसकी तरफ से था? बेटा आपको मैं बता दूं कि जब ये त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ तो इसमें से किस वंश की तरफ से कौन था? तो देखो, जब ये शुरू हुआ प्यारे बच्चे, तो इसमें पाल वंश की तरफ से था धर्मपाल। जब शुरू हुआ धर्मपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से था वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार की तरफ से कौन था? वत्सराज, जब स्टार्ट हुआ था। और बेटा जी राष्ट्रकूट वंश की तरफ से था ध्रुव। राष्ट्रकूट की तरफ से कौन था? तो मैम ध्रुव था। तो ऐसे यहां पर शुरुआत हुई, और आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लिखना है। अंत में कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार वंश ने, या गुर्जर प्रतिहार वंश का नियंत्रण हो गया। यानी कौन जीत गए इस अंत में? गुर्जर प्रतिहार जीत गए। बस इतना आपको जानना था, इससे ज्यादा ना आपसे पूछा जाएगा और ना आपको बताना है। ठीक है, तो किसका नियंत्रण हो गया अंत में? गुर्जर प्रतिहारों का। स्टार्टिंग कब हुई थी, कौन शासक था, ये सब हमें जानना था। और अब मेरा एक काम बचता है, आपको रिवीजन कराना। और उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं? उसके लिए मैम हम डेली ऐड करते हैं रिवीजन स्लाइड। रिवीजन स्लाइड। चलिए अब आपकी बारी है आंसर। हमारा टॉपिक है वर्धन वंश। चलिए मुझे बताइए इसका संस्थापक, मुझे बताइए वर्धन वंश का प्रसिद्ध शासक। मुझे बताइए ग्रहवर्मा कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक? इसकी हत्या किसने की? शशांक की हत्या किसने की? शशांक की हत्या किसने की? शशांक कहाँ का शासक था? नेक्स्ट, हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था? शासनकाल ये बताना है। हर्षवर्धन को साहित्यिक हर्ष किसने कहा?
साहित्यिक हर्ष किसने कहा? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के नाटक कौन कौन से थे? कादंबरी और हर्षचरित किसकी रचना है? किसकी रचना है? कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों में? ठीक है, नेक्स्ट। महामोक्ष परिषद का आयोजन कब और कहां? नेक्स्ट। हैनसांग की बुक का नाम? हैनसांग कहां से आया था? नेक्स्ट। हर्ष का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से था? किस शाखा से? नेक्स्ट। हैनसांग ने किस महामोक्ष परिषद में भाग लिया? किस महामोक्ष परिषद में भाग लिया? नेक्स्ट। हर्ष को किसने हराया था? और नेक्स्ट। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? ठीक है। हर्ष द्वारा दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार के दौरान दक्षिण भारत का शासक कौन था? दक्षिण भारत का शासक कौन था? ये आपके क्वेश्चंस हैं जो एकदम फेमस क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन और लिखिएगा। हर्ष की राजधानी क्या थी? हर्ष की राजधानी क्या थी? और एक चीज मैं लिखवाना भूल गई हूं, वो मैं लिखवा देती हूं। यहां ही लिखवाऊंगी जहां हर्ष को मैंने बताया है, यहां लिखवाऊंगी। लिखना यहां पे लास्ट में ऐड कर लेना। हर्ष के समय मथुरा, मथुरा जो यूपी में पड़ता है, मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध, ये जरूर ऐड कर लेना, के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है।
अब चलो आंसर कर देना और ये ऐड कर लेना बेटा ध्यान से, ये रह गया था लिखवाना। चलो अब आपने, मुझे पता है कि सारे प्रश्नों का उत्तर किया होगा। जैसे सबसे पहले हमने क्वेश्चन पूछा वर्धन वंश का संस्थापक, मैम आपने कई बार बता दिया पुष्यभूति। अपने आंसर मैच करते जाना और देखना कि कितने तुमने सही किए हैं। वर्धन वंश का प्रसिद्ध शासक था प्रभाकर वर्धन। शुरुआती प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध शासक ये है प्रसिद्ध शासक, और सबसे प्रसिद्ध शासक था हर्ष। प्रभाकर वर्धन। ग्रह वर्मा कहां का शासक था? कन्नौज। इसकी हत्या किसने की थी ग्रह वर्मा की? तो मैम देवगुप्त ने। और साथ किसने दिया था इसका? शशांक ने। शशांक की हत्या किसने की? हर्षवर्धन ने। और ये शशांक कहां का शासक था? मैम गौड़ नरेश, यानी हम कह सकते हैं बंगाल का शासक था। बंगाल का शासक। ठीक। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर 647 एडी। 606 से लेकर 647 एडी। बेटा क्वेश्चंस के आंसर मैच करते रहा करो जब मैं करवाया करूं, और उम्मीद यही रहती है कि आपको क्लास में ही सारा याद करवा दूं। इस तरीके से मैं आपको यहां पर पढ़ाती हूं। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करती हूं तो डैश को साहित्यिक हर्ष किसने, हर्ष को साहित्यिक हर्ष किसने कहा? शोढल ने। शोढल ने कहा मैम। हर्ष के दरबारी कवि मैम बाणभट्ट थे। हर्ष के नाटक आपने बताए थे रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये थे। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है। आगे कादंबरी और हर्षचरित किसकी रचना थी? मैम बाणभट्ट की। कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? 12। महामोक्ष परिषद का आयोजन मैम प्रयागराज। और थम्स अप करके जाना अगर क्वेश्चन ठीक हुए हो तो, और स्माइल भी करना। ठीक है। आगे आइए देखिए नेक्स्ट। हैन सांग की बुक क्या थी मैम? हैन सांग की बुक का नाम एक मिनट, CU की था मैम। CU की। कहां से आया था? मैम चीन से, चाइना से आया था। हर्ष का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से था? मैंने आपको बताया महायान शाखा। हैन सांग ने किस महामोक्ष परिषद में भाग लिया था? 6वीं। हर्ष को किसने हराया? पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पर। एहोल अभिलेख की रचना मैम रवि कीर्ति जी ने की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि हर्ष को पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। हर्ष द्वारा दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार के दौरान दक्षिण भारत का शासन पुलकेशिन सेकंड था, जो कि चालुक्य वंश का शासक था। और मैम हर्ष की राजधानी इसने बनाई थी कन्नौज। थानेश्वर से कन्नौज किसने ले आया था? हर्ष लेके आया था। और प्यारे बच्चे मथुरा, मथुरा हर्ष के समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो प्यारी प्यारी स्माइल और थम्स अप जरूर करना। और अगर आपने इन प्रश्नों के सही उत्तर किए हो, एक तरीके से पूरे चैप्टर का निचोड़ मैं आपको रिवीजन स्लाइड में दे देती हूं। आपको अगर अच्छा लगा है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे मंडे को नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए चैप्टर्स के साथ। याद कराना क्लास में मेरी जिम्मेदारी है, रिवीजन करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड
गुड डे एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में मैम आपने 1:5 लिखवाया है। जी हाँ, मैंने 1:5 ही लिखवाया है, क्योंकि अगर मैंने यहां पर लिखा है शिक्षक और छात्र, अगर मैं इसको लिखती छात्र और शिक्षक, तब आप इसको लिखते 5:1। भाई जैसे क्वेश्चन होगा वैसे आंसर करोगे ना। 5 छात्रों पर एक टीचर था, तो मैंने पहले शिक्षक लिखा है, तो 1 था और 5 छात्र थे। कैसे भी लिख लो, बात वही है। थैंक यू बच्चों।